Hello friends, good morning. In the previous video, I taught you sonnet, a form of the poetry. Now, in this video, I am going to teach you lyric. Lyric is also another form of the poetry. Before discussing chief features of the lyric, first we will discuss about the introduction, origin of the lyric. The lyric has its origin in ancient Greece. The Greeks recognized two types of their traditional song, the lyric song and the choric song. The lyric song was sung by a single person and the choric song was sung by a group of singers. Thus, the word lyric is associated with the Greek lyra. ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं लिरिक एक छोटी कविता होती है, ये म्यूजिकल होती है और इसकी ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस में हुई है। ग्रीक लोग इसे दो तरह के गीत के रूप में जानते हैं, लिरिक सॉन्ग और कोरिक सॉन्ग। लिरिक सॉन्ग एक व्यक्ति के द्वारा गाया जाता है और कोरिक सॉन्ग ग्रुप ऑफ द सिंगर के ग्रुप के द्वारा गाया जाता है। इस प्रकार से जो लिरिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लायरा से एसोसिएटेड है। द ग्रीक may be defined as a short musical poem which expresses the thought and emotions of a single speaker. जब हम लिरिक की डेफिनेशन देते हैं तो उसमें लिरिक एक शॉर्ट म्यूजिकल पोयम के रूप में है जो किसी भी स्पीकर के थॉट, विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चीफ फीचर्स ऑफ द लिरिक। मीन्स लिरिक के क्या क्या फीचर्स होते हैं। A good lyric is marked by a number of features as number 1, it deals with a single emotion which is generally expressed in the first few lines. किसी भी लिरिक में को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें एक सिंगल इमोशन होती है। फर्स्ट फ्यू लाइन्स, स्टार्टिंग के कुछ लाइन्स उस सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करता है। ओके, नंबर 2 इज इट इज ऑलवेज अटर्ड इन द फर्स्ट पर्सन। लिरिक हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखा जाता है। नंबर 3, इट इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन। वर्ड मेलोडी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक। इसमें म्यूजिकल कंपोजिशन होता है। जब इसे हम पढ़ते हैं तो इसमें रिदम मेलोडी, वर्ड मेलोडी रहता है और ये म्यूजिकल होता है। नंबर 4, इट इज इमोशनल इन टोन। और इसे पढ़ने में इसके टोन में इमोशनल होता है, यानी कि लिरिक इमोशन से भरा होता है। नंबर 5 इज इट इज अ शॉर्ट पोयम कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। ये एक छोटी पोयम है और इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है। ये किसी भी व्यक्ति, रीडर के द्वारा इसको समझा जा सकता है। इसमें वर्ड बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं और बहुत सारे पोएट्स ने लिरिक लिखे हैं जो बहुत ही इजीली अंडरस्टूड है। नंबर 6, द सोनेट, द इलेजी एंड द ओड आर अमंग द वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ द लिरिक्स। सोनेट, इलेजी और ओड ये भी लिरिक के ही फॉर्म होती हैं। ये लिरिक के फॉर्म में ही आते हैं। Now come on the subject matter of the lyric. Means, what is the subject matter of the lyric? If any poet writes a lyric, what should be the subject matter? And on what matter other lyricists or other poets they have to write? The lyric deals with various subjects as the lyric of love, convivial lyric, the lyric of patriotism, the lyric of religious emotion and the reflective lyric etc. लिरिक कई थीम के साथ, कई सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है।
love lyric, convivial lyric, patriotic lyric, religious lyric, emotional lyric और reflective lyrics। और कई पोएट्स तो नेचुरल लिरिक्स भी लिखे हैं। आफ्टर दिस कम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिरिक। लिरिक का स्ट्रक्चर क्या होता है? द लिरिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कोई भी लिरिक को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट पार्ट इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट। लिरिक का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, मीन्स उसकी सब्जेक्ट क्या है, उसकी थीम क्या है, इसको बताता है। सेकेंड इज द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द थॉट्स। सेकेंड पार्ट थॉट्स को कंसिस्ट करता है, मीन्स व्हाट इज द थॉट ऑफ दिस लिरिक, what the poet wants to say about, what he wants to say. Number 3, the third part states the conclusion. Third part conclusion को बताता है, which is intellectual reaction of the to the early emotional disturbance. So this is the structure of the lyric, and come on the historical background and development. The lyric is among the oldest literary genre. The Greeks made the first significant contribution to the lyric form. Lyric सबसे पुरानी genre मानी जाती है, literary form मानी जाती है, और ग्रीक्स का सबसे ज्यादा योगदान लिरिक फॉर्म में रहा है। The Renaissance period, particularly the Elizabethan age, was remarkably for the tremendous outburst of lyrical expression. The lyricists of the period dealt with variety of themes such as love, friendship, patriotism, but most of all love. If we talk about the lyrics, we find that in the Elizabethan age, it was the fashion to compose lyrics, and all the people, either they were poets or not, they wrote lyrics, and the themes are also, there were a lot of the themes as well as the friendship, love, patriotism, friendship, but most of the people who had written lyrics, they wrote on the theme of love. And among the lyricists, Spenser, Sidney, Daniel, Shakespeare, Milton, they were the prominent lyricists of that age. After Renaissance, we come on the Neoclassical age. The Neoclassical age is known for more its heroic couplet than for its lyrics. Neoclassical age में lyrics बहुत कम लिखे गए हैं, heroic couplet पर लोगों ने ज्यादा लिखा है, इसलिए Neoclassical age में हमें lyrics के बारे में कम description मिलते हैं। After Neoclassical age, we come on the Romantic age. The Romantic age is known for its richness and varieties, and it is just next to the Elizabethan age. Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, and Byron wrote memorable lyrics. When we talk about the Romantic age, we find that a lot of the lyricists, there were many lyricists were there who had written lyrics. Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Byron. These were the greatest lyricists, and they wrote memorable lyrics. Great lyric poetry continued to be written throughout the 19th century. Tennyson, Browning, Arnold, and Hardy are among the prominent lyric poets of the Victorian era. Tennyson's lyrics are remarkable for their musical quality. Browning is famous for his dramatic lyrics. After Romantic age, we come on the Victorian age, and we find that in the Victorian age, many poets were there who had written lyrics. Among these poets, we find Tennyson, Browning, Arnold, Hardy. They were the prominent lyricists of the Victorian era. Tennyson's lyrics are remarkable for the musical quality. So इसमें टेनिसन की लिरिक्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसकी लिरिक्स को म्यूजिकल क्वालिटी के रूप में माना जाता है कि बहुत ही म्यूजिकल क्वालिटी उनकी लिरिक में पाई जाती है। ब्राउनिंग ने भी ड्रामेटिक लिरिक्स लिखे हैं, उसके लिए काफी पॉपुलर है। आफ्टर दिस कम ऑन द मॉडर्न एज। इन द मॉडर्न एज W.H. डेविस, जॉन मेसफील्ड, W.H. ऑडेन,
Dylan Thomas, Philip Larkin, and Ted Hughes have written superb lyrics. The modern lyric remarkably brings out the tensions and complexity of modern life. जब हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो इसमें W.H. डेविस, जॉन मेसफील्ड, W.H. ऑडेन, डायलन थॉमस, फिलिप लार्किन और टेड ह्यूज, इन लोगों ने जो लिरिक्स लिखी है वो काफी सुपर्ब है। और जो मॉडर्न लिरिक्स है वो अधिकतर मॉडर्न एज में जो टेंशन्स और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर ही इस पर प्रकाश डाला गया है। मॉडर्न एज में टेंशन, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ, ये सभी लिरिक्स में डिपिक्ट किया गया है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट, like it and comment it. Okay, thank you and have a nice day.